हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स का ये आज 5 पार्ट है। इसके 4 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि प्राचीन इतिहास के पार्ट अभी चल रहे हैं। इसको कंटिन्यू हम रखेंगे। पहले प्राचीन इतिहास के टॉपिक वाइज पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास के, फिर आधुनिक भारत के इतिहास के। इसलिए आल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आप कंटिन्यू जब भी टाइम मिले आप रिवीजन करते रहिए। आल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? वैदिक सभ्यता का जनक आर्यों को माना जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? वेदों से ज्ञात होता है। वेदों का क्या अर्थ था या वेदों का क्या अर्थ है? ज्ञान है। वेदों को और क्या कहा जाता है? अपौरुषेय, श्रुति, ध्वनि, उच्चारित कहा जाता है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? एक उत्तम व्यक्ति होता है। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? सप्त सिंधु प्रदेश में बनाया था। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्यों को दिया जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में विभाजित किया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों के मत थे। मध्य एशिया, मैक्स मूलर। तिब्बत, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी, हर्ट एवं पेनका ने। हंगरी, गाइड्स ने। उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक का था। दक्षिणी रूस, गार्डन चाइल्ड का। ब्रह्मर्षि देश, पंडित गंगानाथ झा का था। देविका प्रदेश मुल्तान, DS त्रिवेदी का था। सप्त सिंधु प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र का था। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, LD कल्ल का था। ऋग्वेद, इस देखिए ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ देखिए। ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ में आते हैं ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक। उपनिषद में है ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में मूलतः है स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्त हैं 1017 सूक्त शांकल में, 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? 2 से 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन है, और पहला और 8वें से 10वें मंडल तक ही नवीन मंडल जोड़े गए थे। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? 2 से 7 मंडल तक वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। यही सबसे प्राचीनतम मंडल थे। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल को किस नाम से किसे माना जाता है? पहला और 10वां जो है सबसे नवीन मंडल माने जाते हैं। ऋग्वेद की कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि जो है मूल लिपि है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन शामिल थे? यदु, द्रुहेयु, पुरु, अनु, तुर्वश जो है ऋग्वेद के आर्यों के पंचजनों में शामिल थे। ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? तो सरस्वती घाटी क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश में बनाया था। ऋग्वेद की किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? अग्नि से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता देखिए। प्रथम मंडल
मधुच्छमदा मेघातिथि हैं। द्वितीय मंडल गुप्तसमद हैं। तृतीय मंडल विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल वामदेव हैं। पंचम मंडल के अत्रि हैं। छठम मंडल के भरद्वाज हैं। सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं। आठवें मंडल में कंडव एवं आंगिरस हैं। नवें मंडल में सोम देवता और अन्य ऋषि हैं। 10वें मंडल में विमदा सची इंद्र व अन्य हैं। इसके राजनीतिक संगठन देखिए। राजनीतिक संगठन में आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम है। जैसे कुल का मुखिया या गृहपति, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया जनपति, राष्ट्र का मुखिया राजा था। ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? तो राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामणी, कुलप के क्रम में था। ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को गोप या जनस्य गोपा या राजा कहा जाता है। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों का प्रमुखतम कौन होता है? तो पुरोहित जो है राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतम होते थे। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति जो है राजा पर नियंत्रण रखता था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम समानता क्या इंगित करता है? सज्जनों के एक समूह को इंगित करता है। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? सभा, समिति, गण एवं विदथ जो है जनतांत्रिक संस्थाएं थी। वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदथ जो है सबसे प्राचीन संस्था थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? युद्ध में ऋग्वेद के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है। ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन है। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहितों के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वशिष्ठों को भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तुर्वश के साथ जो है इसका युग्म बना हुआ दिखाया गया है। ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति जो है चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को वाजपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में पाया गया है? यह इंद्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद का वर्णन किया गया है, वह किस जन से संबंध रखते थे? तो त्रिशु जन से संबंध रखते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का उल्लेख का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबीलाई टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? तो व्रात, गढ़, ग्राम और सर्ध को टोली के रूप में शामिल कर लेता था। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये ब्राह्मण ऋग्वेद में वर्णित शासन व्यवस्था थी। क्षेत्र है, इसके शासन है और इनकी उपाधि है। पूर्व में साम्राज्य का शासन था, जिसकी उपाधि सम्राट थी। पश्चिम में स्वराज्य का शासन था, जिसकी उपाधि स्वराट थी। उत्तर में वैराज्य का शासन था, जिसकी उपाधि विराट थी। दक्षिण में भोज्य का शासन था, जिसकी उपाधि भोज थी। मध्य में राज्य का शासन था, जिसकी उपाधि राजा थी। और इसका समाज देखिए।
समाज ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज का आधार होता था परिवार। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल थी। ऋग्वैदिक काल का राज्य का आधार था कुल या परिवार था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पंचजन किसके घोतक हैं? आर्यों की 5 जनजातियों का घोतक हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लिखित सत्य कथन है। कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी। वे युद्धों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा गया है। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो दस्यु के लिए अन्य व्रत शब्द के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद के प्रमुख रूप में किसका नाम आया है? पणियों का नाम आया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है? तो पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्ण की जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यवसायों का पैतृक होना था। ऋग्वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना एवं ध्रुत क्रीड़ा का प्रयोग करते थे। पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वह कौन कौन थी? घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि थी। ऋग्वेद काल में पत्नी के महत्व किस रूप में था? तो वह सभी धार्मिक सामाजिक उत्सवों में सहभागिनी के रूप में था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में सत्य कथन है वह गांव में रहते थे। वे ध्रुत क्रीड़ा का ज्ञान था। उनमें बहुविवाह का प्रचलन था। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार थी। यहाँ इसका धर्म देखिए। ऋग्वेद काल में धार्मिक कर्मकांड करने का क्या उद्देश्य था? भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना, यही धार्मिक कर्मकांड के उद्देश्य थे। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए हैं? इंद्र के लिए 250 बार, उसके बाद तत्पश्चात अग्नि का 200 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में 1/4 ऋचाएं किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं। 250 बार ऋचाएं इंद्र देवता को समर्पित हैं। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन है? इंद्र है। ऋग्वैदिक देवताओं में से किस युद्ध देवता की संज्ञा प्रदान की गई है? युद्ध देवता की संज्ञा प्रदान की गई है। इंद्र को युद्ध देवता की संज्ञा प्रदान की गई है। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? इंद्र का किया गया है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। इंद्र के विषय में झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? भौतिक सुख एवं विजय के लिए करते थे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है उसे भोजन एवं सोमरस पान प्रिय थे।
वे पुरों को नष्ट करने वाला था। सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित हैं। ऋतशृंगोपा किस देवता को कहा गया है? वरुण देवता को कहा गया है। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है? ऋग्वेद के नासदी सूक्त में परिलक्षित होती है। ऋग्वेद का नवम मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम और स्पेय का नामकृत देवता को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो बल एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? विश्वामित्र ऋषि ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है, जिसे न मारने योग्य, इसीलिए इसे अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। 4 वर्ण पुरुष सूक्त हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद में अश्वस्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अश्वस्थ वृक्ष शब्द का प्रयोग पीपल वृक्ष के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में यह कहा गया है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं? तो मित्र वरुण देवता के संदर्भ में कहा गया है। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया है कि उसका रथ बकरी खींचते हैं? तो पूषण देवता के लिए वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन है? तो गायत्री मंत्र जो है सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा है? बहुदेववादी है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों किस देवता से परिचित नहीं थे? तो आर्य जो है शिव देवता से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक काल में किन 2 देवियों का वर्णन किया गया है? तो उषा एवं अदिति का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता है? अरण्यानी को जंगल की देवी के नाम से जाना गया है। वेदों से संबंधित पुरोहित होता या होत्र ऋग्वेद से संबंधित हैं। अथर्वणेय यजुर्वेद से संबंधित है। उद्गाता सामवेद से संबंधित है। ब्रह्मा अथर्ववेद से संबंधित है। इसकी अर्थव्यवस्था देखिए। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? संपूर्ण कबीले के पास में था। ऋग्वैदिक काल में किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि के उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में पणि शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है? तो पणि जो है व्यापारी वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा गया था? गाय को समझा गया था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो 4 कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कृषि, उर्धर, धान्य एवं वृष्टि। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो जौ से परिचित थे। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का क्या अर्थ निर्धारित करता है? तो जोती हुई कूड के लिए। ऋग्वेद में प्रयुक्त ऋग्वेद काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो कर का भार वैश्य समुदाय पर था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता है? तो गले का आभूषण माना जाता है। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? तो बढ़ईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म एवं कुंभकारी को ऋग्वेद में शिल्पियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है?
गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सूअर, गधा, हिरण आदि का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? तो वेकनाट कहा जाता था। यहाँ कृषि संबंधी नाम है, इधर प्राचीन नाम है, इधर इसके आधुनिक नाम है। उर्वरा, उपजाऊ भूमि, वृक, बैल, लागल सिर, हल, कृषि, करीश, सकृत, गोबर की खाद थी। शीता, हल की बनी नालियाँ थी। किवाश, हलवाहा था। आवट, कूप या कुआं था। पर्जन्य, बादल थे। उर्दर, अनाज मापने वाला पात्र था। धान्य, अनाज था। भीषज, वैद्य था। तक्षण, बढ़ई था। कुशीद, ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द था। अनश, बैलगाड़ी थी। इधर नदी देखिए, ऋग्वेद काल में आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी थी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो यमुना का 3 बार, जबकि गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? यमुना एवं शतुद्र के बीच का बोध होता है। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा, काबुल, क्रुम, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्त स्वात का आर्यों के साथ संबंध का सूचक है। ऋग्वेद में शतुद्रि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में शतुद्रि शब्द का प्रयोग सतलज के लिए किया गया है, सतलज नदी के लिए किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के सूक्त के संदर्भ में सत्य कथन है, उनमें हेमवंत और मूजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा के पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं। ऋग्वेद कालीन नदियों के आधुनिक नाम और इधर प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम देखिए। अस्किनी, चेनाब, परुष्णी, रावी, अस्किनी, चेनाब, वितस्तता, झेलम, विपाशा, व्यास, सुतुत्र, सतलज, सदानीरा, गंडक और सुषोमा, सोहन, मरुद्रवदा, मरुवर्मन, सुवास्तु, स्वात, दोस्तती, घग्गर, सिंधु, इंडस, क्रुम, कुर्रम, गोमती, गोमल, कुंभा या कुभा, काबुल नाम थे। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियों के अर्थ देखिए। नीवी, कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। वासस, कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वासस कहते हैं। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहते थे। तच्छा, बढ़ई था। कर्मा, धातु कर्म करने वाले थे। वेकनाट, सूदखोर थे। अरित्र, पतवार थे और अरित्र, नाविक थे। ऋग्वेद में उल्लेख देखिए किसका कितनी बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, पिता का 335 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। जन का 275 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है। माता का 234 बार उल्लेख हुआ है। अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। घोड़ा का 215 बार उल्लेख हुआ है। गाय का 176 बार उल्लेख हुआ है। विष का 170 बार उल्लेख हुआ है।
सोम का 144 बार उल्लेख हुआ है। विदध का 122 बार उल्लेख हुआ है। इसके आगे की देखिए, विष्णु का 100 बार उल्लेख हुआ है। ब्रज गौशाला का 45 बार उल्लेख हुआ है। कृषि का 33 बार उल्लेख हुआ है। आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। गण का 46 बार उल्लेख हुआ है। वरुण का 30 बार उल्लेख हुआ है। राष्ट्र का 10 बार उल्लेख हुआ है। समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। राजा का 1 बार, पृथ्वी का भी 1 बार, ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार उल्लेख हुआ है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं। विविध, इसके देखिए, विविध में ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? मैक्स मूलर थे। भारतीय संस्कृत की आधारशिला किस वेद में रखी गई है? तो ऋग्वेद में रखी गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में अंकुर अवस्था का होना माना जाता है। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना गया है? तो पशुओं की चोरी को सबसे सामान्य अपराध माना गया है। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीबी लाल हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसका उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी, तो यज्ञवाद वह तत्व है जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान क्षेत्र से संबंधित है। अब इसका उत्तर वैदिक काल देखिए, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। इसका सामान्य परिचय देखिए। ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे कहते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक एवं उपनिषद हैं। ऋग्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद के विकास में किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सिंधुओं से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया है? गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक हो गया था। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था पूर्व में गंडक नदी तक। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था? तो चित्तित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रौच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पड़ते हैं पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? तो व्रात्य कहा गया है। इसका राजनीतिक संगठन देखिए। राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ है? तो राष्ट्र राज्य का उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो उत्तर वैदिक काल इत्तेय ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधियां धारण करने लगे थे? सम्राट, एकराट, अधिराज की उपाधियां धारण करने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करता था? तो राजसूय, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का आयोजन करता था। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं? तो स्थपति और एवं सतपति के नाम मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी
क्या कहलाता था? स्थपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी क्या कहलाता था? तो 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी शतपथ कहलाता था। इसका समाज देखिए। उत्तर वैदिक कालीन में पारिवारिक स्थिति कैसी थी? तो संयुक्त परिवार पर आधारित पितृसत्तात्मक परिवार था। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो जन्म जो है जाति प्रथा का आधार था। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे। बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोहों में भाग ले सकती थी। इसकी अर्थव्यवस्था देखिए। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों किन फसलों का उत्पादन करते थे? तो उत्तर वैदिक काल में लोग जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं का उत्पादन करते थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक, आगे का अर्थव्यवस्था का टॉपिक कल हम लेके आएंगे। इसके आगे के जो पार्ट हैं उनको आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।